हेलो। होमवर्क दिया था? क्या दिया था? डीपीपी नंबर 4। मेंस का सिलेबस खोलो। हाँ, एक बार खोल के देखो। ऑसिलेशन का चेक कर। पिछले बार का पिछले बार का ही खोलो। ठीक, मिल गया। किसका उठा लिया? ये तो ये देगा नहीं करें। ये एंटी का नीचे है ना। ठीक है, एडवांस का निकालो। ठीक है भाई। डीपीपी नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1। डीपीपी नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 से पेज 10। ठीक है भाई। 18 सेकंड के बाद सेम फेज में आ रहे हैं, तो ω1 माइनस ω2 इंटू टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? आवाज नहीं आ रही? आई। बराबर 18 सेकंड इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है। अरे दो फेज अलग अलग में घूम रहे हैं। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकंड। और फॉर्मूला वैसे तो होता है √2πL/g। तो एल की वैल्यू अगर कम करोगे तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी की वैल्यू कम हो जाएगी तो ओमेगा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो है तुम्हारा 2π/t डैश है, और ये है 2π/2 है, और ये टी की वैल्यू है 18। तो टी डैश बता पाओगे? ना बता पाओगे? ये याद है कि नहीं, मैंने कराया था। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3 तो क्लास में कराए हुए यार। T/4 प्लस T/4 प्लस T/12 प्लस T/12। A/2 है ना वो? A/2 है। यहाँ पर ये A/2 तक ही जा रहा है, तो यहाँ का टाइम लगेगा T/4, यहाँ पर लगेगा T/4। A/2 का मतलब π/6 का मतलब T/12, यहाँ पर भी T/12। तो टोटल टाइम पीरियड जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? जोड़ लो इसको। T/2 प्लस T/6, 3 और एक 4 T/6। क्या करना था? तो 2/3 आ गया शायद ये। और इसकी वैल्यू रख दो 2π√। एल की वैल्यू दी है क्या? 0.1। और जी की वैल्यू कितनी है? 10। सॉल्व कर लो।
क्वेश्चन नंबर 3 फॉर रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू के थीटा। मासलेस रॉड है क्या? तो रॉड अगर मासलेस है तो अभी अगर इसको थीटा घुमा दोगे, मान लो ऐसे थीटा घुमा दोगे, तो जो टॉर्क आएगा वो तो बोल रहा है कि वो के थीटा के बराबर है। इसको आई इंटू अल्फा लिख लोगे। आई की वैल्यू आ जाएगी एम एल बाई टू स्क्वायर प्लस एम एल बाई टू स्क्वायर इंटू अल्फा बराबर आ गया के थीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 2k बाई एम एल स्क्वायर इंटू थीटा। ये कौन हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है? ओ तेरी टेंशन पूछ लिया। कितना घुमाए थे? थीटा नॉट। ठीक है, देखो ये तो फिर इसका एसएचएम का सवाल ही नहीं। अभी इसको थीटा नॉट घुमाए, ध्यान से देखना, खत्म हो जाएगा। तो एनर्जी इसमें जो स्टोर हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ के थीटा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? आई की वैल्यू मेरे ख्याल से एम एल स्क्वायर बाई टू आ रही थी, तो ओमेगा स्क्वायर कर दोगे। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से, या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बता सकते हो 2k थीटा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम एल स्क्वायर। अब देखो होगा क्या कि जब ये यहाँ से चल के आएगा ना, तो इसके पास एक वेलोसिटी होगी। ये लेंथ है एल बाई टू और ये सर्कल में चल रहा है। तो यहाँ पर एक टेंशन फोर्स लगा दो, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स लगा दो। तो टेंशन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एम एल बाई टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर दिया गया है 2k थीटा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम एल स्क्वायर। कितना आया? के थीटा नॉट स्क्वायर बाई, आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। क्वेश्चन नंबर 5, डाउट? ठीक है, देख लो भाई। इसको यहां से ऐसे ए से ऑसिलेट कराएंगे तो ए तक लेगा, इसको ले जाएं। ठीक है, तो इन दोनों स्प्रिंग में मिला के कितना इलोंगेशन होगा? ए के बराबर। ए के बराबर। अब मैंने सोचा कि अगर मान लो ये वाला पॉइंट आगे गया है कुछ A1, तो इस स्प्रिंग का इलोंगेशन कितना है? A माइनस A1। और इस वाली स्प्रिंग का इलोंगेशन A1 है। तो अभी जो आपकी सिचुएशन दिखेगी आपको, ये कितना आगे चला गया था? A1। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, तो ये यहाँ फोर्स लगा रहा होगा K1 A1। ठीक है, इस स्प्रिंग का इलोंगेशन कितना है? A माइनस A1। तो ये वाली स्प्रिंग यहाँ पर फोर्स लगाएगी K2 A माइनस A1। और ये मासलेस पॉइंट है तो फोर्स क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। क्या फाइंड करना था?
A1 ही फाइंड करना था। तो K1A1 इज इक्वल टू K2A माइनस K2A1। तो A1 की वैल्यू यहाँ से बता दो, ये आ जाएगी K2A अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है, आसान तो था ये। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 8 स्प्रिंग फोर्स के कट इनटू 3 पार्ट्स कनेक्टेड इन सीरीज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड न्यू फोर्स कांस्टेंट के डैश, तो के ही हो जाएगा। अच्छा के डैश हो जाएगा। ठीक है, देखो ये एक स्प्रिंग है, इसकी लेंथ मैं ले रहा हूँ 3, 2, 5 और एक 6 मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट है के। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये 1 मीटर स्प्रिंग कांस्टेंट K1, 2 मीटर स्प्रिंग कांस्टेंट K2, 3 मीटर स्प्रिंग कांस्टेंट K3। तो अभी हमें पता है L इंटू के की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। तो 1K1 बराबर 6K। तो K1 कितना आ जाएगा, 6K के बराबर। 2K2 बराबर भी 6K आएगा। तो K2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3K। सिमिलरली K3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2K। इन्हें सीरीज में जोड़ोगे तो सेमी स्प्रिंग हो जाएगी। तो सीरीज में जोड़ने का तो सेंस ही नहीं है कोई। तो सीरीज कॉम्बिनेशन अगर करोगे तो K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, बोल दो। 6K ही आ जाएगा यार, K आ जाएगा, सॉरी के। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे, इसको नाम दिया उसने शायद K डैश। और फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करते हैं, या पता है कि नहीं, कैपेसिटर की तरह जोड़ते हैं इसको। तो जो K डबल डैश जिसको नाम दिया वो सीधा सीधा जुड़ जाएगा। तो 6, 3, 2, 6, 3, 2 K कितना हो गया, 11K। सॉल्व कर दें। 9 आई, ये तो ना हो पाएगा। हाँ, कैसे डिस्प्लेस किए तो बताए नहीं। पक्का ये बताना पड़ेगा, नहीं तो सवाल नहीं हो पाएगा। तो ये सिंपल पेंडुलम है, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है, इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, हल्का सा एक्स डिस्प्लेस किया। तो अभी ध्यान से देखना, जब ये इस पोजीशन पर आएगा तो इधर तो एक फोर्स आ जाएगा mg साइन थीटा, और एक kx भी आ जाएगा। अरे आ जाएगा। तो अभी अगर आप पूरा रिस्टोरिंग फोर्स की बात करोगे तो चूंकि ये एंगल थीटा बहुत छोटा है, तो ये दोनों लगभग पैरेलल होंगे। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू आप लिखोगे माइनस mg, थीटा को छोटा ले लोगे, वो x/l आ जाएगा प्लस kx आ जाएगा। सवाल खत्म हो गया। x को बाहर निकाल लो, ना हो पाएगा, खत्म हो गया फिर। हाँ जी, बोलिए, बोलो 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 बोलो। kx का कंपोनेंट आएगा, वो थीटा बहुत छोटा है, इसको ऐसे मत दिखाओ। हाँ, एक ही उसमें आ जाएंगे, ये लगभग ऐसे ही रहेगा, क्योंकि x जो है ना बहुत छोटा है, ये हल्का सा ऐसे गया है, समझ गए। तो mg साइन थीटा लगभग इधर ही है, थीटा छोटा लेने पर। और थीटा की वैल्यू रख दोगे x अपॉन एल से, और वो kx हो गया। सवाल खत्म हो गया। f इज इक्वल टू माइनस mg/l प्लस k इंटू एक्स। और जैसे ही मुझे ये के इक्विवेलेंट दिखाई दिया, टाइम पीरियड सीधा लिख देंगे 2π/m/k इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट कितना है, mg/l प्लस के। टाइम पीरियड ही चाहिए था ना।
एल, अरे बाबा रे, ये तो एक भी नहीं आया। आ गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, देखो ये स्प्रिंग है, ये एक दूसरी स्प्रिंग, ये एक तीसरी स्प्रिंग। पार्टिकल को थोड़ा सा यहां डिस्प्लेस किया, ये एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है सबके। ठीक है, तो अभी ये स्प्रिंग तो एक्स कंप्रेस हो जाएगी, तो ऊपर कितना फोर्स लगाएगी, के एक्स। अब इस एक्स के चलने से, जैसे ये एक्स इधर गया थोड़ा सा, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, एक्स कॉस 45 एक्स बाई रूट 2। तो ये वाली स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगी के एक्स बाई रूट 2 लगाएगी। तो एक फोर्स तुम्हें मिल जाएगा इधर की तरफ के एक्स बाई रूट 2, और एक फोर्स इस वाली स्प्रिंग से मिल जाएगा के एक्स बाई रूट 2। तो नेट फोर्स किधर मिलेगा, सीधा ऊपर को, और वो हो जाएगा के एक्स बाई रूट 2 कॉस 45 दो बार प्लस के एक्स, के 2 के एक्स आ गया। तो 2 के दिख गया, सवाल खत्म। 2 पाई अंडर रूट एम बाई 2 के। क्वेश्चन नंबर 11, पक्का? 12 डन। टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। टाइम पीरियड का ना तो एम्पलीट्यूड से कोई लेना देना है, ना ही कांस्टेंट फोर्स से कोई लेना देना। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक स्प्रिंग मास सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर लगने वाले फोर्स खत्म हो जाते हैं। तो जैसे अगर मान लो आपने कोई फोर्स लगा के स्प्रिंग को इलोंगेट कर रखा है, इस स्प्रिंग को आपने क्या कर रखा है, इलोंगेट कर रखा है। अभी तुम यहीं रहो। इस स्प्रिंग को आपने ऐसे खींच लिया है, और इस समय आपके ब्लॉक पर एक फोर्स लग रहा है, मान लो क्यू ई, और एक फोर्स लग रहा है के एक्स नॉट। ये दोनों ऑलरेडी क्या है, बराबर हैं, कैंसिल हो गए हैं। अभी इक्विलिब्रियम में अगर आप इसको थोड़ा सा एक्स इधर ले जाओगे, तो एक एक्स्ट्रा फोर्स आएगा, कितना, के एक्स। हालांकि ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन वो खत्म हो चुके हैं। तो रीस्टोरिंग फोर्स आपको दिखेगा माइनस के एक्स, और टाइम पीरियड फिर से आप वही बताओगे 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ठीक है, ठीक है। डैम्पिंग एक बार चेक कर लो, एडवांस में तो नहीं है। किसी ने सिलेबस चेक किया है, या है कर रहे हो बस? दिखाओ दिखाओ, कहाँ है सिलेबस, दिखाओ। एडवांस में तो पहले ही नहीं थी। अबे सिलेबस दिखाया करो, बिना सिलेबस के बात मत करो। ठीक है, होमवर्क दिया था इसी में, लाओ 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 लाओ, जल्दी लाओ। अच्छा, जल्दी कैसे लाओगे? कहाँ है इसमें? इसमें कहाँ है? इसमें नहीं है। क्या है ये? अबे किसी कंपनी का मत लाना, ओरिजिनल आईआईटी का देना, एकदम चेयरमैन से। एनटीए का ऐप।
ऑसिलेशन खोलो। अबे सवाल है इसमें। अरे सर तुम्हारी सिलेबस है ना, तो उस सिलेबस के ऊपर जितना ही सवाल होता है सब उसको करने के लिए। नहीं नहीं वो सब नहीं। है जल्दी दिखाओ कब का है ये। भाई 25 कहाँ से आ गए। ठीक है कल पढ़ाएंगे फिर इसको। एससीवी नहीं दिया कोई भी मेरे। एससीवी क्वेश्चन नंबर 14 doubt. System analysis resultant force on the smaller block when it is displaced at distance x from its equilibrium. जो लोग बातें कर चुके हैं अब थोड़ा शांति रखें। तो एक्सेलरेशन होता है देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √k/m प्लस m। एक्सेलरेशन अगर किसी पार्टिकल का पता है तो उस पर नेट फोर्स आप हमेशा बता देंगे m इंटू ए से। तो ये आ जाएगा m प्लस m इंटू एक्स माइनस में। ठीक है। फाइंड द नॉर्मल फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक इन दिस पोजीशन। तो अभी देखो ये पहला पार्ट हो गया। अरे क्वेश्चन तो पता है ना। तो दूसरे पार्ट में क्या है कि ये कैपिटल एम है, इसके ऊपर एक छोटू है, इस पर एक नीचे फोर्स लग रहा था mg, ऊपर फोर्स लग रहा था नॉर्मल, और तुमने जो नेट फोर्स दिखाया है वो लगेगा नीचे। नेट फोर्स एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है। ठीक है। अगर ये इक्विलिब्रियम से ऊपर की तरफ है तो फोर्स नीचे की तरफ है। ठीक है। ये हो सकता है कि मैग्नीट्यूड दिया हो। तो अभी अगर आप नॉर्मल की वैल्यू लिखना चाहोगे तो mg माइनस एन की वैल्यू किसके बराबर कर दोगे, ma की वैल्यू कितनी है mkx। अब मैं वो डायरेक्शन ले लिया हूं। ठीक है भाई। दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट व्हाट मैक्सिमम फॉर टू ब्लॉक विल ऑसिलेट टुगेदर। तो अगर ये वर्ज ऑफ कांटेक्ट ब्रेकिंग पर जाएंगे तो उस समय नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी और x की मैक्सिमम वैल्यू a। n कम करते करते 0, x बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम a। तीसरा पार्ट हो गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 22 E8 आगे। अबे पैरेलल में सीरीज बना ले। पैरेलल में जोड़ना आता है सबको। K1 प्लस K2 प्लस K3 सीरीज में 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 23 हो गया। देख लो ध्यान से। टू ब्लॉक सिस्टम, ये एक मास है m1, ये स्प्रिंग है, और ये दूसरा ब्लॉक है जिसका मास है m2, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ये सरफेस स्मूथ है। ठीक है भाई। टाइम पीरियड फाइंड करेंगे ऑसिलेशन का, तो बहुत जल्दी से फाइंड होने वाला है। अभी ये ऑसिलेट कराएंगे, इन दोनों ब्लॉक्स को थोड़ा पकड़ के ऐसे कंप्रेस कर देंगे। दोनों ब्लॉक को ऐसे कंप्रेस करोगे तो क्या होगा,
छोड़ने के बाद ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा ये। तो अभी ऐसे सोचना, बहुत सिंपल सा गेम है कि अगर मैं इसको मान लूं ले गया यहाँ पर x1 और इस ब्लॉक को ले गया x2 और सेंटर ऑफ मास मैंने वहीं रखा हुआ है, तो आप लिख सकते हो कि m1x1 बराबर क्या आएगा, m2x2। यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कौन कर रहा है? सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रोका रहेगा, m1 कर रहा है और m2 कर रहा है। m1 भी SHM करेगा, m2 भी SHM करेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास रुका हुआ है, वो नहीं चलेगा। तो सेंटर ऑफ मास SHM नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। तो अभी मुझे ये बताओ कि जब ये x1 और x2 इनको दोनों को उठा लाए आप इतना पास पास, है ना, तो ये जब m1 m2 ऐसे आ गए हैं तो स्प्रिंग अभी कंप्रेस्ड है या इलोंगेटेड है? कंप्रेस्ड है। तो स्प्रिंग कितना कंप्रेस्ड है? आए? तो अगर तुमने किसी ब्लॉक को, मान लो ये SHM कर रहा है, इसको इक्विलिब्रियम से इधर लाए, फोर्स कितना लग रहा है इस पर? किसी भी एक को देख लेते हैं कि स्प्रिंग कितनी कंप्रेस्ड है, तो स्प्रिंग अपने कंप्रेशन से फोर्स लगाएगी ना। तो स्प्रिंग का कंप्रेशन था kx1 प्लस x2 और तुम्हारे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किधर था? इधर। कितना था? x2। ठीक है, ये फोर्स जनरेट हुआ, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट था इक्विलिब्रियम से। तो तुम्हारा जो फोर्स इस ब्लॉक पर तुम दिखाओगे उसे क्या लिखोगे? माइनस k टाइम्स ऑफ x1 प्लस f2 दिखाओगे। इस फोर्स को मैं F2 नाम दे दूं, वो उस पर F ब्लॉक 1 पर भी कर सकते थे हम। ठीक है, कहीं से भी टाइम पीरियड निकाल लेंगे। x1 मुझे नहीं चाहिए, मुझे x1 की यहां से वैल्यू बता दो। जी बोलिए। m2 x2 बाई m1 प्लस x2। ठीक है, तो फोर्स कितना आ गया? कितना आया फोर्स? तो फोर्स की वैल्यू अगर आप देखोगे तो फोर्स जो दूसरे ब्लॉक पर लग रहा है वो आ चुका है माइनस के m2 प्लस m1 डिवाइडेड बाय m1 इंटू कितना है? x2 है। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है, तो ये कौन है? ये k इक्विवेलेंट है। तो k इक्विवेलेंट अगर आपको दिख रहा है तो आप टाइम पीरियड बता सकते हो ना। तो टाइम पीरियड क्या बताओगे? 2 पाई अंडर रूट मास m1 ले कि m2? कौन से ब्लॉक के लिए लिख रहे हो? इसके लिए। इसका मास कितना है और k इक्विवेलेंट कितना है? तो m1 ऊपर चला गया, तो टाइम पीरियड कितना आ चुका है? इसको क्या बोल देते हैं लोग? रिड्यूस्ड मास, समानीत द्रव्यमान। समानीत द्रव्यमान। ठीक है, ठीक है। ये एक तरीका था इसको सोचने का। एक दूसरा तरीका भी है सोचने का। दूसरा तरीका चाहिए? बोले दूसरा वाला पहले दे दिया करो, पहला वाला बाद में। दूसरा तरीका देखते हैं, देखना। तो दूसरे तरीके में देखिए क्या है कि ये एक मास है m1, यहां पर एक दूसरा मास है m2। सेंटर ऑफ मास इसका कहीं पर होगा, कहीं ना कहीं तो होगा ना। तो सेंटर ऑफ मास, अगर मैं इस पूरे स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ L और स्प्रिंग कांस्टेंट K ले लेता हूं, तो अभी मुझे पता है कि इसका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा, जहां पर भी होगा, ये सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट जो है ये अपनी जगह से नहीं हिलता है, हिलेगा। तो यहां से मैं स्प्रिंग को दो, क्योंकि ये पॉइंट एकदम रुका हुआ है सेंटर ऑफ मास, तो यहां की स्प्रिंग को और यहां की स्प्रिंग को बिल्कुल सेपरेट दो पार्ट्स में ले सकता हूं। ठीक है, अब मैंने कहा यार, लेकिन मुझे पता है कि अगर ये वाली लेंथ है L1 और ये वाली लेंथ है L2, यही है, तो मैं एक बात जानता हूं
कि M1 L1 अगर वो सेंटर ऑफ मास है, कौन है ये? हाँ, सेंटर ऑफ मास है। तो मुझे पता है कि M1 L1 बराबर कितना आएगा, और मुझे ये भी पता है कि L1 प्लस L2 कितना आएगा। तो मुझे L1 या L2 में से कोई एक बता दो, L1 और L2 में से कुछ तो बता दो। तो मैं एक काम करता हूं, L1 बताऊं कि L2? L1। तो अरे यार ऐसे नहीं, तुम लोग बीच बीच में पलट जा रहे हो। L1 बोलते बोलते L2 दोनों आ जाएंगे वो तो। एक फाइंड करना है लेकिन पहले L2 की वैल्यू बताओ यहां से, L माइनस L1। अब इस L2 को उठा के इसमें रख दो तो L1 आ जाएगा। तो मैं फाइंड नहीं करूंगा, तुम लोग फाइंड करो। आ गया? अरे यार फाइंड भी कर लिए। ये बता रहे हैं कि ये इसकी वैल्यू आएगी M2L बाई M1 प्लस M2, और इसकी वैल्यू आएगी M1L बाय M1 प्लस M2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? पक्का नहीं है? मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि K इंटू एल की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। तो अभी मैंने यहां से इतने टुकड़े को स्प्रिंग के एकदम अलग ले लिया, तो ये सिंगल स्प्रिंग मास सिस्टम बन जाएगा। तो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट टुकड़े का K2 ले लिया, तो K2 इंटू L2 किसके बराबर होगा? K इंटू एल के। L2 की वैल्यू रख दो और K2 मुझे बता दो। तुम मुझे K2 बताओगे, मैं तुम्हें टाइम पीरियड बताऊंगा M2 बाई K2 से। बस तुम मुझे K2 की वैल्यू दे दो। अरे नहीं तो उसमें वो रखना पड़ेगा ना यार वो। अच्छा नहीं रख दिए तुम लोग, तो L2 की वैल्यू फिर रखनी पड़ेगी बाद में, ऐसे नहीं चलेगा। K2 की वैल्यू क्या रखे हो? KL बाई L2 कहाँ है? M1L बाई M1 प्लस M2। समझ गए? तो ये सेम रिजल्ट आएगा, उधर से करोगे उधर से भी सेम रिजल्ट आएगा। बड़ा गंदा रिजल्ट है, मजा नहीं आया। मजा आ गया? मतलब मजा कैसे नहीं आया? ऐसा आप बात कर रहे, ज्यादा मजा देना की कोशिश ना करना, इतने में रोक दियो। जी हाँ, अभी लोग बोल रहे हैं यहाँ दिल बनाओ तो फील आएगी। हाँ, फील इतनी भी नहीं आना चाहिए कि दिल तक आ जाए, उसे दिमाग तक ही रहने दो, है ना भाई? K2 L2 की वैल्यू KL कैसे आई, ये एक बात है, देखना। ये एक स्प्रिंग है, अब ब्लॉक इस पे लगाना हो तो लगाओ, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? लेंथ कितनी है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई घबराने की बात नहीं, बिल्कुल भी घबराने नहीं, जरा सा गजब। तो देख लो फिर, अभी अगर मान लो मैं इसको ऐसे ले जाऊं 1 मीटर आगे, तो स्प्रिंग में एलोंगेशन क्या आएगा? 1 मीटर के बराबर, इसमें कोई डाउट नहीं। मैंने कहा चाहिए बताओ कि ये पूरी स्प्रिंग कितनी इलोंगेट हो गई है? 1 मीटर। इस स्प्रिंग को मैं 2 हिस्सों में मान रहा हूं ऐसे समझने के लिए। मैंने कहा ये आधी स्प्रिंग को मैं अलग ट्रीट करूंगा और उस आधी स्प्रिंग को अलग ट्रीट करूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? पूरी स्प्रिंग को अगर तुमने इसे खींच लिया 1 मीटर, तो पूरी स्प्रिंग में फोर्स कितना जनरेट होगा? K इंटू 1। पक्की बात? मैंने कहा ये आधी स्प्रिंग का, ये इस स्प्रिंग में आधी स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन? आधा मीटर। इसमें कितना इलोंगेशन? आधा मीटर। पक्की बात? तो इस स्प्रिंग में जो फोर्स जनरेट होगा उसको मैं बोलूंगा K डैश इंटू 1/2। पक्की? अब ये वाली स्प्रिंग में ये वाली स्प्रिंग इधर को फोर्स लगाएगी, ये इधर को लगाएगी, ये इधर को लगाएगी, ये पूरी स्प्रिंग के हिसाब से देखो, तो ये K इंटू 1 है, ये फोर्स कितना है? K डैश इंटू 1/2 है। ये फोर्स मैंने कहा जो भी होगा इसके बराबर होगा क्योंकि नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ये फोर्स इस फोर्स के बराबर होगा क्योंकि नेट फोर्स 0 होना चाहिए।
तो अगर आप लेंथ को आधा करोगे तो के की वैल्यू डबल हो जा रही है, ये दोनों इक्वल है, पक्की बात है। इसी लॉजिक को आप एक्सटेंड करके सोच सकते हो कि अगर मैं लेंथ को L/2 L/3 या L डैश ले लूं तो जो भी इलोंगेशन आएगा वो उसके प्रोपोर्शन में आएगा। तो मैं इस बात को ऐसे देख लेता हूं, मैंने कहा सब हटा दो। अभी मैंने कहा भाई मैं इसमें इलोंगेशन ले रहा हूं DL, कितना इलोंगेशन लिया, और यहां पर मैंने इस स्प्रिंग का एक छोटा सा टुकड़ा लिया जिसकी लेंथ है मान लो L1, तो इसमें जो इलोंगेशन आएगा वो कितना आएगा, DL1। अब मुझे एक बात पता है कि अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैं K1 लूं और पूरी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K लिया है, तो जो फोर्सेस जनरेट होंगे टेंशन हर जगह सेम आएगी, तो KDL बराबर K1 DL1, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो KL बराबर K1 L1। समझ गए मेरी बात? तो K इंटू एल की वैल्यू सेम रहेगी, घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है, चलो तो मैथमेटिक्स बेसिक मैथ्स पढ़ लेते हैं, और क्या बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ ही पढ़ेंगे बस। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहां पर एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एंगल है इसका 45 डिग्री। ठीक है भाई, चलो लाइन की इक्वेशन बताओ। y इज इक्वल टू एक्स, पक्का, कोई घबराने की बात। अच्छा ये लाइन, लेकिन अगर मान लो किसी वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 पर इस लाइन को यहां देख रहे, लेकिन ये लाइन जो है मामूली लाइन नहीं है भाई साहब, ये लाइन चलती है और ये भी वेलोसिटी से चलती है। कितनी वेलोसिटी से? तो ये बताओ कि ये लाइन टी टाइम में अगर थोड़ी देर के बाद लाइन को देखोगे तो लाइन आगे आ चुकी होगी, कितनी आगे आ चुकी होगी, पक्का बीटी आ गई। तो यही लाइन जिसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स थी, अगर ये डिस्टरबेंस ये लाइन आगे चले तो इसके कोऑर्डिनेट यहां से जहां से ये जा रही है ये बीटी माइनस 0 लिखोगे। इक्वेशन क्या है? लाइन की इक्वेशन y और x के टर्म में आएगी यार, नहीं आ पाएगी। तो तुम लिखोगे y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, x माइनस बीटी आ गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई मुश्किल बात है? मुश्किल, ये आता है ना तुमको, ठीक है और करते हैं। अच्छा मैंने कहा यही लाइन अगर मान लो कि वेलोसिटी v से इधर जा रही होती तो t टाइम में यही लाइन तुम्हें कहां मिलती, तो पीछे मिलती यहां कहीं। तो ये लाइन जब तुम्हें यहां पर मिलती, मिल रही है ये लाइन तुमको, तो इस लाइन की इक्वेशन जब तुम लिखते तो क्या लिखते, बताओ भाई। y इज इक्वल टू, पक्की बात 100%। ओहो, तो अगर प्लस x में कोई फंक्शन शिफ्ट होगा तो उसको क्या कर दोगे, x माइनस बी टी, उधर जाएगा तो प्लस बी टी। मैं आगे चलूं, चले, चलो 1 मिनट के बाद चले, ठीक है। इक्वेशन तो लिख लोगे ना, ठीक है चलो। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस आपको दे दे रहे हैं a के बराबर। इक्वेशन बोलो, इक्वेशन ऑफ सर्कल y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू आधे सर्कल की चाहिए, पूरे की मत देना,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अरे यार क्या कर रहे हो, ये नहीं लिख पा रहे। इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाले की है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों की क्या है फिर, दोनों की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। गजब चल रहा है एकदम, चलने दो अपने को क्या। अभी ये सर्कल t इज इक्वल टू 0 पर यहां देखा गया, लेकिन ये सर्कल अगर किसी वेलोसिटी v से चलने लगे तो आपको पता है कि ये सर्कल जहां दिख रहा है वहां नहीं दिखेगा। थोड़ी देर के बाद ये सर्कल यहां कहीं आ जाएगा और इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट बदल चुके होंगे, और वो कोऑर्डिनेट हो चुके होंगे vt, 0। अब सर्कल की इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वी टी होल स्क्वायर। ठीक है, यही सर्कल अगर किसी वेलोसिटी v से इधर चल रहा होता तो थोड़ी देर के बाद ये कहां दिखता, यहां कहीं दिख जाता। अब इसकी इक्वेशन क्या लिखते, किसी समय t इज इक्वल टू टी पर y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वी टी। ये वी टी कौन है यार, ये वी टी कौन है, तो वी टी इज नथिंग बट इट इज डिस्प्लेसमेंट इन प्लस एक्स है तो माइनस कर देना, अगर माइनस एक्स में है तो प्लस कर देना, और क्या। तो मैं तुम्हें कोई फंक्शन दे दूं, अगर वो फंक्शन आगे चलेगा तो जितना भी चलेगा हम उतना एक्स में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात। ना हो सकेगा, हो सकेगा। ठीक है चलें आगे। वाई एक्सिस, ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, t इज इक्वल टू 0 पर, ये किसी वेलोसिटी v से चलेगा तो थोड़ी देर के बाद ये फंक्शन कहीं पहुंच जाएगा, और उस समय इस फंक्शन की पोजीशन एट किस समय देख रहे हो, तो इसकी इक्वेशन क्या लिख दोगे अब, आए एक्स वी टी, ये ट्रांसफॉर्मेशन है और कुछ भी नहीं है। प्लस एक्स में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, एक्स माइनस डेल्टा एक्स, माइनस एक्स में कर रहे हो एक्स प्लस डेल्टा एक्स। कौन सी बड़ी बात, बहुत छोटी सी बात। ठीक है, तो अगर कभी कोई फंक्शन दिया गया है आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये फंक्शन अगर मान लो प्लस एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो अगर ये टाइम के हिसाब से देखोगे तो शिफ्ट को vt लिख देते हो या जो मन करे लिख देते हो। तो अभी फंक्शन को अगर प्लस एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट करोगे तो क्या लिखोगे, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स ओ माइनस डेल्टा एक्स की वैल्यू तुम जैसे फाइंड करते हो फिजिक्स में वैसे फाइंड कर लेना। अगर यही ट्रांसफॉर्मेशन, ये फंक्शन तुम्हारा माइनस एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है तो तुम इसमें क्या करते हो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, नो प्रॉब्लम। लेकिन कभी कभी मैथ्स जो है ना, उसके लिए x और y और z और अल्फा और बीटा और गामा और सारे सारे के सारे एक जैसे हैं। उससे अगर तुमने कभी कहा कि तुम्हारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ टी, अभी उसने क्या दे दिया फंक्शन y इज इक्वल टू एफ टी, और ये किसी पोजीशन x इज इक्वल टू 0 पर है, और ये फंक्शन किसी वेलोसिटी प्लस v से चल रहा है, मतलब x डायरेक्शन में चल रहा है, तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये t माइनस डेल्टा टी की वैल्यू तुम क्या लिखोगे, तो ये कहीं पर पहुंच जाएगा x जगह पर, तो कितना समय लगा है इसको, कितना समय लगा है x बाई v,
तो टी माइनस क्या लिख दोगे, एक्स बाई बी लिख दोगे। समझ रहे हो बात को? अरे तो टी की जगह टी माइनस डेल्टा टी हो जाएगा यार, उसमें क्या, वो एक्स की जगह एक्स माइनस डेल्टा एक्स था, टी की जगह टी माइनस डेल्टा टी हो जाएगा। समय का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मैथ्स को टी और एक्स में कोई भेदभाव नहीं है, ये तो तुम लोग करते हो भेदभाव, मैं बिल्कुल भेदभाव नहीं करता हूं, मैं एकदम ठीक है। एक बात बताओ जी, हाँ, एसी बंद कर दे यार। कचौड़ी, वो बोल रहे कचौड़ी खिलानी, कचौड़ी खिलानी, हाँ कचौड़ी। हाँ देखो, वो बोल रहे हैं कि उसकी सेहत के लिए कचौड़ी ठीक नहीं है। पंखा चला दो, इसको बंद कर दो, इसको बंद नहीं कर, पंखे चला दो, पंखे कहाँ से चलते हैं वो भैया। ठीक है, बस करो बस करो, एक रह गया है। ठीक है, अच्छा अब सुनो सुनो सुनो, अबे वही पंखे वाले हो, ऐसे ऐसे करते रहो चल जाएगा। देखो ध्यान से सुनना आप, देखो एक दूसरा तरीका है सोचने का, वो बताऊंगा। इधर देखो, इधर इधर एक दूसरा तरीका है सोचने का, ये जो तरीका है मैथमेटिकल तरीका, ये जो मैथ्स आप देखे हो ना, इसके अलावा मैं थोड़ा तुम्हें सच दिखाऊंगा, तुम ध्यान से देखना। लेकिन वेव की इक्वेशन कैसे लिखते हैं उसका सच एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ये तो मैथमेटिक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगा मैं, कट से वैल्यूज आ जाएंगी, लेकिन इस बार जो मैं बताने वाला हूं उस पर पूरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए क्या है कि वेव ऐसे ऐसे सोच रहा हूं मैं कि मेरे पास ये एक ट्यूनिंग फोक है, और इस ट्यूनिंग फोक से एक रस्सी बंधी हुई है, और ये रस्सी यहां पर बहुत बड़ी रस्सी है, इधर ही देखना है यार। ठीक है, बोर्ड पर नजर हटाना मत, बहुत ठंड लग रही है। ठीक है, अबे तुम यार एसी पे, अब ठीक है, यहाँ एसी से, अच्छा देखो एक बार सुन लो, क्योंकि फिर ये समझ में नहीं आएगा चाहे कितने ही पढ़ लो। ये रस्सी है, ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से। अभी क्या है कि मैं इस ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करूंगा ऐसे, है ना, तो ये ट्यूनिंग फोक ऐसे वाइब्रेट होता है, ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करेंगे तो ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट होगा, तो वो अपनी रस्सी की जो उससे बंधी हुई है उसको भी वाइब्रेट करेगा। ये बहुत गरीब टाइप का सिस्टम बनाया है, काम चला लो अभी। लेकिन मैं ऐसे सोचता हूँ कि यहाँ से सोर्स ये है, सोर्स की जगह मैं इस धागे को हाथ से भी पकड़ सकता हूँ, और इसमें ऐसे, ये यहाँ पर कैसे आया, इसको अगर मैं ऐसे पल्स बनाऊं, फिर ऐसे पल्स, ऐसे पल्स, ऐसे पल्स, तो पल्स पे पल्स आती रहेंगी। तो ऐसे मैं सोच रहा था कि मैंने जैसे एक पल्स जनरेट की ऐसे, ये पल्स जनरेट की, अच्छा ये पल्स यहां पर जो पैदा हुई है, ये पल्स का क्या होगा, ये चलेगी आगे समय के साथ। तो मैंने कहा ये जो भी यहां पर जनरेट हुई है, इसकी इक्वेशन में यहां पर लिख सकता हूं
y इज इक्वल टू, मान लो मैंने लिख दिया है भैया मेरे, बैठ जाओ, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। दिमाग पूरा खुला रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं घुसेगा, मैं बता रहा हूं, फिर तुम रट के पूरा जीवन गुजार दोगे ऐसे ही, है ना। हाँ, फिर वो वहां पर जब तुम स्वर्ग में पहुंचोगे वो पूछेगा क्यों बे, इक्वेशन कैसे बनाई थी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये समय किसी समय पर कुछ यहां पर बना, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये v वेलोसिटी से आगे चला, चला कि नहीं, बना। जैसे मैंने कहा कि यार यहां पर कुछ भी जो भी है वो यहां पर मुझे मिलेगा कुछ देर के बाद, किसी समय t पर यहां पर जो भी मिलेगा वो मुझे यहां पर कब मिलेगा, t प्लस बी टी टाइम पर। नहीं समझी मेरी बात, ओए 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 ओए, अरे गरीब आदमी हूं, x डिस्टेंस चलाओ, t प्लस एक्स बाई वी टाइम पर यहां पर जो भी मुझे मिलेगा, ये जो भी है उसकी इक्वेशन ये यहीं लिखी हुई है समय के हिसाब से, लेकिन अब ये x इज इक्वल टू 0 पर ना होके कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, और किस समय आएगा, t प्लस एक्स बाई बी टाइम पर। यही सेम इसकी इक्वेशन कोई मुझसे पूछता, मैं आंसर लिख देता y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। लेकिन अब ये पोजीशन कौन सी है, ये x इज इक्वल टू 0 पर कहानी थी और ये x इज इक्वल टू x पर कहानी है, इक्वेशन वही मिलेगी समय के हिसाब से, ये समझते हो, पक्की बात है। लेकिन परंपराएं थोड़ी जुदा है यहां पर समय पोजीशन तुमने x लिया लेकिन समय t नहीं लिया है, वो कहेगा ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखो, ऐसा करो, ये वाली कहानी ठीक है, अच्छी है, ऐसा करो कि किसी समय x पर और किसी समय t पर अगर मैं तुमसे y पूछूंगा तो तुम मुझे क्या बताओगे। तो मैंने कहा देखो भाई साहब, यहां पर जो भी समय होगा उसके हिसाब से फंक्शन नहीं लिखते हम, हमको इस समय में पीछे जाना पड़ता है, कितना पीछे जाना पड़ेगा, एक्स बाई वी पीछे जाना पड़ेगा, तो जो समय मिलेगा उससे फंक्शन लिखते हैं। यहां पर जो समय है, जैसे यहां पर कितना बज रहा है, मान लो 12 नून हो रहा है ना, 12 बज रहे हैं इस समय, किसके किसके बज रहे हैं, तो क्या ठीक है 12 बज रहे हैं अभी, लेकिन यहां पर ये जो x है ये मान लीजिए कि 1 किलोमीटर है, ठीक लग रहा है, और ये है मान लो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, यहां क्या है फंक्शन, तो तुम 12 में से कितना पीछे जाओगे, एक्स बाई वी, एक्स बाई वी क्या होगा, आधा घंटा पीछे जाओगे, तो यहां पर ये समय तुम लिखोगे 11 बज के कितने मिनट, 30 मिनट लिखोगे। मेरी बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, हेलो। अगर यहां पर अभी इस समय का टाइम जो है टी जो है वो 11:30 है, तो सेम फंक्शन यहां पर मिलेगा, ए साइन ओमेगा इंटू 11:30। समझ में आ रही है बात, ये कब की बात है, 12 बजे किसी जगह x पर तुमने मुझसे कहा कि ये फंक्शन बताओ, y का वैल्यू बताओ, तुमने कहा ये आएगी, मैंने कहा ये समय तुम कहां से लाए, तुम्हारे पास ये समय था, तुम ये समय कहां से लाए, तुमने कहा ये समय से कुछ नहीं मतलब है, ये जो भी तुम यहां देख रहे हो ये पैदा यहां हुआ था और थोड़ा पहले पैदा हुआ था, किस समय पैदा हुआ था उस समय उसका शेप डिसाइड हुआ था, तो तुम यहां से जो भी समय था 12 घंटे का या टी टाइम जो भी था उसमें से एक्स बाई वी पीछे गए, तुमने फंक्शन लिख दिया, ठीक है। अभी मैंने कहा मैं समय पोजीशन दे रहा हूं एक्स, समय दे रहा हूं टी, मुझे यहां पर फंक्शन ये किस समय पैदा हुआ होगा, तुम कहोगे ये जो समय यहां पर होगा वो कौन सा समय होगा, है? तो तुमने कहा देखो पोजीशन तो x इज इक्वल टू 0 आ गई है, लेकिन मुझे यहां से जाने में जो समय लगा था उतना पीछे आना पड़ेगा, यहां से यहां जाने में समय कितना लगा था, x बाई वी समय लगा था, यहां से फंक्शन को यहां तक जाने में समय कितना लगा था, तो पीछे आओगे तो समय क्या मिलेगा, t माइनस,
तो मैंने कहा फिर तो यहाँ जो फंक्शन होगा वो होगा a sin ओमेगा t की जगह समय कितना है इस समय, और जो यहां पर तुम्हें मिला है वो t इज इक्वल टू टी पर नहीं मिला है, ये कब मिला है, माइनस टी माइनस एक्स बाई वी पर मिला है। समझ रहे हो, इस समय पर मिला है, ये जनरल समय, इसको बोलते हैं समय, ये वैल्यू ऑफ समय है। समझते हो, जैसे हम लोग कई बार लिख देते हैं ना x इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, इसका मतलब ये नहीं कि 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x की नई वैल्यू x प्लस टू है, पोजीशन इज x प्लस टू। समझते हो ये सब, ये कंप्यूटर की भाषा है। खैर, तो अभी देखो किसी पोजीशन x समय t पर अगर आपको फंक्शन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उससे पीछे जाना पड़ेगा, उसकी पैदाइश का समय ढूंढना पड़ेगा, सोर्स के पास पहुंचना पड़ेगा। सोर्स कहेगा जो भी समय तुम मुझे बताओगे अलग अलग समय पर, ये चीज t की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 व्हाटएवर भी द वैल्यू जो होगी वो यहां रख दोगे। ये समय t यहां का है, ये समय t कहां का है, यहां का है। अभी तुमने समय t कहां ले लिया है, यहां ले लिया है, तो यहां का समय क्या होगा, t माइनस एक्स बाई वी हो जाएगा, है ना। तो यहां का जो समय होगा उसको यहां रख दिया जाएगा, और वो कितना हो गया, t माइनस एक्स बाई वी। जो भी यहां पैदा होगा, यहां पर तुमने अगर यहां पर अमरूद रखा, अमरूद चला जाएगा सीधा, अमरूद ही अमरूद मिलेगा तुम्हें हर समय पर अलग अलग जगह पर। एप्पल, एप्पल चलेगा सीधा ऐसे। इनको पूरे फल चाहिए, सलाद बना दी इन्हें। वाटरमेलन नहीं मिलेगा यहाँ पर, वो भाई साहब मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो देखो तुम्हें ले दे के मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, पूरे ध्यान से सोचना देखना। अगर तुम्हें y इज इक्वल टू कोई इसने किसी ने फंक्शन दे दिया एफ टी, क्या फंक्शन दे दिया एफ टी। अब अगर ये मान लीजिए प्लस एक्स में जा रहा है या माइनस एक्स में पल्स जाएगी, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ टी माइनस एक्स बाई वी, और यहां पर हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ टी प्लस एक्स बाई वी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये तुम्हारी किसकी इक्वेशन है, ऑसिलेटर की इक्वेशन है, सोर्स की इक्वेशन है, वाइब्रेशन जहां पैदा हो रहे हैं, डिस्टरबेंस जहां पर जनरेट हो रहा है उसकी इक्वेशन है। ये डिस्टरबेंस स्पेस में आगे चलेगा, प्लस एक्स की तरफ जाएगा, ऐसे लिख देंगे, माइनस एक्स की तरफ जाएगा तो इक्वेशन ऐसे लिख देंगे। अब कई बार वो y इज इक्वल टू आपको दे देगा एफ एक्स, दे सकता है ना। अब ये फंक्शन x और किसी में भी दे सकता है वो, तो अभी हमने कहा अगर ये प्लस एक्स में जाएगा तो इक्वेशन का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, x माइनस वी टी, और अगर ये माइनस एक्स में जाएगा तो y का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो जाएगा, x प्लस वी टी। ये बात समझ रहे हो, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ये तो पता ही नहीं हमको, बेसिक मैथ्स पढ़ रहे थे यार, वेव पढ़ लेते हैं हम, बेसिक मैथमेटिक्स। हाँ, ये मैथ्स में ट्रांसफॉर्मेशन पूरा पढ़ाते हैं अलग से, रोटेशन ऑफ एक्सिस, शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस नहीं पढ़ाते। अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, पहले पढ़ गया। हाँ जी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो पार्ट है ना वो काफी मुश्किल होता है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में ट्रांसफॉर्मेशन एकदम घटिया टाइप का है, बस ऐसे खिसकाओ घुमा दो, बस इससे ज्यादा नहीं कराते। नहीं तो एक्सिस को स्क्यू लाइन के अबाउट अगर रोटेट करा दें, जैसे ये एक्सिस हैं और मैं इस एक्सिस के अबाउट इसको ऐसे घुमा दूं 3D में, फिर गेम खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। चलो हम लोग वेव की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा कि वेव है कौन। सुनो, अरे सुनो, ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना, देखो बोर्ड पर नजर रखना। वेव का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव। हाँ जी, प्रोपगेशन ऑफ
आए देखिए, तरंग तो वेव का हिंदी है ना? तो वो वेव को थोड़ा अच्छे से समझना है। देखिए अभी आपको क्या होगा कि डुअलिटी पढ़ने को मिलेगी। श्रोडिंगर जाएंगे, डिब्रॉय आएंगे, बड़े बड़े लोग आपको आके बताएंगे कि अभी हमारी चीजें जो है पहले कभी वेव थी, अब कभी पार्टिकल बन गई है, पार्टिकल वेव बन जाएगा। लेकिन आपको कई बार ये पता ही नहीं चलता है कि वो पार्टिकल है, तो पार्टिकल में ऐसा ऐसा क्या है कि उसे पार्टिकल कह रहे हैं, और ऐसा क्या है कि उसे आप वेव कह रहे हो, है ना? जैसे मैटर वेव की बात करते हैं, श्रोडिंगर का नाम सुना होगा आपने, सुना था कि नहीं? हाँ, तो वहां पर भी वो मैटर को वो कहेगा ट्रक जो है वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। ट्रक का दिमाग खराब, क्यों भाई साहब हमने कब किया ऐसा यार? ये कैसे हो? ये तो श्रोडिंगर से बात करनी पड़ेगी, डिब्रॉय से बात डी ब्रॉगली, तुम लोग जानते हैं डी ब्रॉगली। ठीक है ठीक है। तो अभी देखो क्या है कि अगर आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन चाहिए कि है क्या बेसिकली वेव क्या है, तो वेव के बारे में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि डिस्टरबेंस है। क्या है? डिस्टरबेंस है। अब ये डिस्टरबेंस को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि डिस्टरबेंस ऑफ व्हाट, है ना? तो डिस्टरबेंस की अगर बात करेंगे तो मुझे गले का हार दो, एक दे दो, सारे गले के हार नहीं चाहिए मुझको। तो देखो जैसे ही मान लो कोई एक बड़ी सी रस्सी हो और ये रस्सी सीधी है एकदम, इसको पकड़ लो, ठीक है? देखो 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 ध्यान से सुनना, बस बस ठीक है। अभी बस समझना है अपन को, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, एवरी पार्टिकल इज एट डिफरेंट पोजीशन, सारे के सारे बढ़िया आराम से इक्विलिब्रियम पर बैठे हुए हैं, कोई भी पार्टिकल में कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी मैं क्या करूंगा, यहां पर ऐसे झटका मारूंगा, तो यहां का कोई पार्टिकल जो कि अपनी पोजीशन पर आराम से बैठा हुआ था, उसको डिस्टरबेंस हो जाएगा। ऐसे एक मच्छर को यहां बिठा दो और फिर तुम यहां ऐसे झटका मारो, मच्छर का दिमाग, ओए भाई साहब ये डिस्टरबेंस आ गया। तो डिस्टरबेंस किस चीज का आया? तो डिस्टरबेंस आया जिस जगह पर वो था, उस जगह पर उसको ऊपर या नीचे उछाल दिया गया है। ठीक है, तो देखिए डिस्टरबेंस इस जगह के पार्टिकल पर आया, किसी समय पर आया, किसी जगह पर आया, और किस रूप में आया, उसकी उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब कर गया। ठीक है, तो यहां पर जो पार्टिकल की पोजीशन थी, जिस जगह पर भी वो था, उसकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन से डिस्टर्ब किया गया, उसको ऊपर या नीचे। वो ठहरा हुआ था, उसको कुछ वेलोसिटी दे दी गई, उसको कुछ फोर्स लग गया उस पर, उसके पास कुछ एनर्जी आ गई, आई और चली भी गई। ऐसा नहीं है कि इसके पास आई और अब ये अकेला उछल कूद मचा रहा है, मैंने एक पल्स भेजी, एक पल्स मैं रस्सी पर भेजूंगा ऐसे, तो आपको पता है कि ये पल्स यहां से ये होके चली जाएगी पूरे मीडियम से, और यहां पर अगर कोई पार्टिकल कीड़ा बैठा हुआ है, तो ये पल्स जब यहां से गुजरेगी तो उस कीड़े को ऊपर उछालेगी और फिर ऐसे गुजर जाएगी। कीड़ा कहेगा कुछ आया तो था लेकिन चला गया है ना? डिस्टरबेंस आया था, वो अपने साथ एनर्जी ले गया, वो अपने साथ मोमेंटम ले गया एक जगह से दूसरी जगह, इसे कहते हैं वेव। द डिस्टरबेंस विच प्रोपगेट्स इन स्पेस विद टाइम एंड कैरीज मोमेंटम एंड एनर्जी इज नोन एज वेव। अब देखिए ये तो थी स्ट्रिंग वेव का विजुअलाइजेशन, लेकिन अगर जैसे आप बात करते हो, एक दूसरे से बात करते हो ना, अगर आप बिल्कुल शांत बैठे रहो, तो इस जगह में जो एयर है उसका हर जगह पर हर समय प्रेशर 1 एटीएम के बराबर होगा। लेकिन जब आप बोलते हो, बोलते हैं ना हम, तो बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, जिस जगह पर जो आपकी आए
है, मतलब वही जो भी है, वहां एक कैविटी है, उसको कहते हैं शायद बकल कैविटी, बकल कैविटी कहते हैं, वोकल कैविटी नहीं कहते, बकल कैविटी। ठीक है, तो यहां पर आप अपनी जीभ से, ओठों से एयर के छोटे से पार्ट को कंप्रेस या इलोंगेट ऐसे करते हो, तो उस वाइब्रेशन की वजह से वहां पर प्रेशर बढ़ता है थोड़ा सा या थोड़ा सा कम होता है। तो एयर के किसी छोटे से हिस्से को आपने प्रेस किया, प्रेशर बढ़ाया घटाया, ये डिस्टरबेंस पूरा पेयर प्रेशर का डिस्टरबेंस पूरे स्पेस में स्प्रेड कर जाता है। ये डिस्टरबेंस जो प्रेशर एयर बीच में यहां पर ऐसे कंप्रेस इलोंगेट हो रही होगी, एक्सपेंशन कंप्रेशन चल रहे होंगे एयर के जब बातचीत हो रही है तो, लेकिन वो दिख नहीं रहा है हमको, है ना, उसको हम देख नहीं सकते कि अरे मॉलिक्यूल पास आ गए, अरे भाग गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आपके कान के अंदर एक मेम्ब्रेन है ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, आए क्या, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। तो ये अच्छा एयर ड्रम है, वहां जाके कंप्रेशन होगा, रेयरफेक्शन, वो डिस्टरबेंस पहुंचेगा, मैं जो बोल रहा हूं वो एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगी, मोमेंटम ट्रांसपोर्ट होगा, वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेशन मिलेंगे, वो मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी, वहां नर्व्स सेल लगे रहते, नर्व्स लगी रहती हैं, वो उस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, दिमाग के पास बिजली के झटके भेजे जाएंगे, दिमाग के ओहो अच्छी बात नहीं कर रहा है ये आदमी, है ना, वो उन वाइब्रेशंस के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया जाए और फिर आप संगीत का आनंद लोगे, है ना। तो ये बहुत तगड़ा काम चल रहा है यहाँ पर कि किसी ऑब्जेक्ट के ऐसे हिलने को आप देख कर बता दो कि शब्द बन रहे हैं, यही तो हो रहा है, शब्द ही तो बन रहा है, एक मेम्ब्रेन ऐसे हिल रही है और उस मेम्ब्रेन के इस वाइब्रेशन को वर्ड्स में कन्वर्ट कर रही है, सच में यही हो रहा है, तुम जो सेंस कर रहे हो वो वाइब्रेशन है ना, ठीक है। तो वेव क्या है, एक डिस्टरबेंस है, ये डिस्टरबेंस हो सकता है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल में, ये डिस्टरबेंस हो सकता है प्रेशर में, ये डिस्टरबेंस हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में किसी जगह पर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में किसी जगह पर, है ना। तो ये अलग अलग तरह से अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरह के डिस्टरबेंसेस हो सकते हैं। तो ये डिस्टरबेंस जब जनरेट होता है तो ये पोजीशन पार्टिकल की डिस्टर्ब कर दी आपने, पानी के सतह पर एक कंकड़ गिरा दिया, वो पानी जो शांत ठहरा हुआ था, वो पानी के कुछ मॉलिक्यूल टेंशन में आ गए कि भाई ये मार दिया हमको, वो नीचे गए, वो अपने अगल बगल वालों को भी ले गए, वो फिर ऊपर आए, वो बगल वाले को भी ले आए। तो डिस्टर्बेंस जैसे अगर मान लो लाइन से लोग खड़े हुए, धक्का आएगा, तो जो भी मेरे पास किसी समय आएगा वो बेसिकली मेरे पड़ोसी का होता है ना, जो भी डिस्टर्बेंस मुझे मिलेगा वो किससे मिलेगा, पड़ोसी से मिलेगा, और फिर वो जो भी उसके पास वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, व्हाटएवर जो भी उसके पास था वो सब मुझे दे देगा वो, मैं उसे रख के नहीं बैठ जाऊंगा, मैं उसे अपने आगे वाले को दे दूंगा, और ऐसे ही ये प्रक्रिया चलती रहेगी, एनर्जी मोमेंटम एक जगह से दूसरी जगह जाता रहेगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो डिस्टरबेंस क्या करता है, ये डिस्टरबेंस प्रोपगेट करता है ना, प्रोपगेट्स, प्रोपगेट इन स्पेस एंड विद टाइम, समय के साथ स्पेस में फैलेगा, और क्या कैरी करेगा, कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। और अभी हम जिन वेव की बात कर रहे हैं वो बेसिकली मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव का मतलब ऐसे वेव जिनको प्रोपगेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मीडियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम वेव्स को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करते थे, एक मैकेनिकल और दूसरी कौन सी, नॉन मैकेनिकल। पहले कुछ लोग नॉन मैकेनिकल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही लिख दिया करते थे, अब नहीं लिखते। तो मैकेनिकल वेव का मतलब मीडियम क्या है, इज नेसेसरी, और नॉन मैकेनिकल वेव में
मीडियम इज नॉट नेसेसरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसका एक एग्जाम्पल है, लाइट, ग्रेविटेशनल वेव। कुछ लोग यहां मैटर वेव भी लिख देते हैं, मैं नहीं लिखता। अरे बस नहीं लिखता भाई क्या जी। मैं कुछ नहीं समझ पाया। स्पेस में जाके तुम बात की हो किसी से? नहीं किए? स्पेस में कौन बात करता है? हैं? स्पेस में साउंड कहां से होगा? स्पेस में केवल इशारेबाजी चलती है, साउंड वाउंड नहीं होता वहां। साउंड के लिए एयर चाहिए। तुमको क्या लग रहा है? कल वीडियो देख लिए तुम? ठीक है बताओ। स्पेस स्टेशन के अंदर हो गया? वायलिन बजा रहा था? वो तुम्हें वायलिन सुनाई दे रहा था? इसका मतलब है कि तुम स्पेस में नहीं थे। कहां थे तुम? अरे तो भैया वो स्पेस में वायलिन बजा रहा था, तुम अपने रूम पे बैठे बैठे सुन रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? कल्पना चावला वायलिन बजा रही थी? ठीक है। स्पेस में आप साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। साउंड एक वेव है जो एयर में डिस्टरबेंस को जनरेट करता है और जो सेंसेशन ऑफ हियरिंग जनरेट करता है उसे हम साउंड कहते हैं। ठीक है, सुनाई देने की संवेदना जो पैदा करे, लेकिन एयर के थ्रू। कई बार ऐसे सुनने को मिलता है कि लोहे में साउंड की स्पीड ज्यादा है, बट आपको विश्वास करना होगा कि लोहे में जो वेव है वो साउंड नहीं है, क्योंकि साउंड इज अ वेव विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। वो कुछ और है तो वो वेव, बट उसे साउंड कहना जस्टिफाइड नहीं होता। वो कोई एक मैकेनिकल वेव है विच इज पासिंग थ्रू मेटल, लेकिन अगर एयर नहीं होगी तो फिर वो वेव कोई साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। आप उसको लोहे की रॉड को कान में मत चिपका लेना डायरेक्ट, कहने लगे हवा तो है नहीं, तो लोहे की रॉड लगे कहने लगे जाओ पर्दे तक जाओ बेटा, वो पर्दे को वाइब्रेट नहीं कर पाएगा। और आपको और ऐसा कर भी मत लेना, नहीं तो तार सीधे कान में लगा लिए दोनों तरफ से कि अब सुनाई देगा। एयर बीच में चाहिए, नहीं तो सेंसेशन नहीं आएगा। चलो खैर जी, एयर होती है यार, हद्दी हो गई यार। हाँ एक्सपेरिमेंट करोगे तो एयर तो चाहिए ना। वैक्यूम में कुछ सुनाई नहीं देगा, गिलास को लगा लो चाहे पूरा पतीला लगा ले। ठीक है, चलो देखो 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 देखो, देखना ध्यान से। देखो एक स्ट्रिंग है। अच्छा एक बात तुम लोगों की बातों में छूट गई यार, देखो एक होती है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी कौन सी होती है? और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स वेव का कोई एग्जांपल? लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वेव इन स्ट्रिंग, वेव इन स्ट्रिंग। लॉन्गिट्यूडनल वेव का कोई एग्जांपल? साउंड। देखिए ट्रांसवर्स वेव में बेसिकली क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव की अगर आप बात करोगे तो जैसे वेव अगर मान लो इधर जा रही है, वेव डायरेक्शन है ये, तो जो मॉलिक्यूल्स के ऑसिलेशंस होते हैं वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव आएगा। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में एयर की ऐसे लेयर्स देख लो, और वेव अगर ऐसे जा रही है तो मॉलिक्यूलर ऑसिलेशन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होगा। ये समझते हो? ये छोटी छोटी क्लासेस में सिखा देते थे, ये वेव पार्टिकल ऑसिलेशन।
ठीक है, चलो बढ़िया। अब आगे चलें, ठीक है, ठीक है, चलो हम वेव इन स्ट्रिंग देखेंगे पहले। ये स्ट्रिंग है, यहां पर हम एक वेट लगा देते, इस पॉइंट को मैं ऑसिलेट करूंगा। इसकी इक्वेशन दे दे रहा हूं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। यहां पर ये एक्सिस दे दे रहे हैं, y एक्सिस, और यहां दे दिया गया है ये x एक्सिस। तो मैं किसी पोजीशन x पर किसी समय t पर वेव की इक्वेशन चाहता हूं। ये वेव किसी वेलोसिटी v से चल रही थी। कैन यू टेल मी व्हाट इज इक्वेशन ऑफ वेव? क्या तुम मुझे वेव की इक्वेशन बता सकते हो? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, y इज इक्वल टू ए साइन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन, ये हो जाएगा ओमेगा टी, ये हो जाएगा ओमेगा बाई वी इंटू एक्स। ये ओमेगा बाई वी को कुछ लिखते थे यार, के, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है भाई, ये वेव की इक्वेशन है, कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन सतर्क रहना क्योंकि अचानक से चीजें बदल जाएंगी, फिर गेम खत्म हो जाता है एक झटके में। अभी तो कहने लगे बढ़िया लग रहा है सब कुछ, है ना, फिर एकदम से बढ़िया जैसे ही सवाल होने शुरू होता है फिर गेम खत्म। इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये सबसे मुश्किल पार्ट वेव की इक्वेशन में ही होता है, यही लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें टी की वैल्यू वेव की इक्वेशन दे दी गई, ये के कौन है भाई? इसका नाम कुछ था ना यार, ओमेगा बाई वी तो है, वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट ऐसे कुछ बोलते थे। और ये 2 पाई बाई लैम्डा, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ होती है क्या? और वी की वैल्यू एफ इंटू लैम्डा होती है क्या? ये लैम्डा कौन है? ये वेव लेंथ क्या होती है? लेंथ ऑफ एन ऑसिलेशन है, क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। ये क्या होता है? वो आया बताने आया, वो तुम बताओ, इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? पंकज? अंकित? अंकित दो बार क्यों रखे हो? ये कौन है ये, पता है तुमको? तुम जाओ, तुम्हें पता है। तो ये 2 पाई बाई लैम्डा हो गया, ठीक है। देखो लैम्डा के बारे में जान लो, ये गरीबों वाली बातें मत करो कि दो सक्सेसिव क्रेस्ट या ट्रफ्स के बीच का सेपरेशन लैम्डा कहलाता है। ओमेगा कौन है? 2 पाई बाई टी। टी कौन है? किसका? हाँ, क्या क्या? ये नहीं चलेगा। किसके? एक ऑसिलेशन का। पार्टिकल अपनी ही जगह रहता है, तो पार्टिकल को ऐसे ऐसे मत करो, पार्टिकल यहीं रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप जो वेव पढ़ रहे हो दैट इज सिंपल हार्मोनिक वेव, जो हमारे सिलेबस में है। इसमें जब डिस्टरबेंस किसी पार्टिकल पर आएगा, हम रस्सी की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें अच्छे से विजुलाइज हो। तो रस्सी का कोई एक पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, ये इसका एक कंप्लीट ऑसिलेशन होगा। इस एक ऑसिलेशन, ये ऑसिलेशन कौन कर रहा है? एवरी पार्टिकल ऑफ मीडियम जिससे ये डिस्टरबेंस होकर गुजरेगा। तो हर पार्टिकल कैपिटल टी टाइम में एक साइकिल पूरी करेगा, अपनी ही जगह पर, ऊपर नीचे नीचे ऊपर वापस। तो इसको कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मीडियम, कैपिटल टी।
ठीक है, तो ये लैम्डा कौन है? वेव लेंथ है ये। क्या है ये वेव लेंथ? तो जितनी देर में कोई एक पार्टिकल ऊपर नीचे नीचे वापस आता है, उतनी देर में डिस्टरबेंस थोड़ा आगे चला जाता है। तो कैपिटल टी समय में डिस्टरबेंस कितना आगे शिफ्ट हो जाता है उसे कहते हैं वेव लेंथ। ठीक है, तो व्हाट इज वेव लेंथ? डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टरबेंस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टरबेंस इन टाइम टी। ठीक है, समझ रहे हो? बढ़िया बात है। मैं आगे चलूंगा, जल्दी जल्दी सब नहीं बताऊंगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, अच्छा देखो देखो, ये एक रस्सी थी, इस रस्सी पर एक पल्स आई, ऐसे चली जाएगी। बोर्ड पर नजर रखना, पहले चीजों को समझ लो। यहां पर y था, ये x था, यहां पर एक सोर्स है, यहां पर सोर्स है जो कि पल्स जनरेट कर रहा था। भैया बातें बाद में कर लेना, थोड़ा इधर पढ़ लो, फिर तुम्हें कोई मिलेगा नहीं पढ़ाने वाला। नहीं मिलेगा भी तो तुम पढ़ोगे नहीं, क्योंकि समस्या तो यही है ना। नहीं नहीं, हमारे जैसे से अच्छा भी मिल जाएगा तो भी नहीं पढ़ोगे। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, पहले पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखना। देखिए हमारे पास एक इक्वेशन आ गई थी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये y कौन है? कौन है ये y? किसका डिस्प्लेसमेंट है? अरे किसका डिस्प्लेसमेंट है यार? कौन से पार्टिकल का है? सारे का नहीं है ये किसी किसी खास पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, और मैं बता रहा हूं वो कौन है। वो पार्टिकल जिसकी ओरिजिन से पोजीशन x है। कौन सी पोजीशन है? x पोजीशन पर, अलग अलग समय पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन x और समय t पर। समय कितना देख रहे हो? उस समय ये पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन से कितना ऊपर या नीचे है, उसे आप y कहते हैं। तो y इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल पोजीशन एट x एट एनी टाइम t। तो अगर मैं आपको x की वैल्यू 2 मीटर दे दूं और समय आपको दे दूं मान लो 10 आवर या 10 सेकंड, तो आपको किस पर्टिकुलर पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन है जो ओरिजिन से 2 मीटर की दूरी पर है और किसी समय t इज इक्वल टू 10 सेकंड पर आप देख रहे हो। 11वें सेकंड पर ये हो सकता है कहीं और हो, 12वें सेकंड पर थोड़ा और हो सकता है ऊपर हो, 13वें सेकंड पर हो सकता है थोड़ा नीचे हो, 15वें सेकंड पर हो सकता है मीन पोजीशन पर हो। ठीक है, तो ये y किसका डिस्प्लेसमेंट है? जो कहां पर है? x पोजीशन पर है। कब है? t टाइम पर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये समझ रहे हैं ना बात को? तो y कौन है? दिखता है ये। अच्छा अभी एक गेम ये है कि मैं x की वैल्यू अगर बदलता रहूं तो मुझे इस रस्सी के हर पार्टिकल के बारे में पता है कि कौन सा पार्टिकल किस समय कहां होगा। ईच एंड x की हर वैल्यू के लिए वैलिड है। x की वैल्यू 0 रखूं, मैं कहूंगा अच्छा वैसा, शुरू में तो x की वैल्यू 0 रखो तो कौन से पार्टिकल के मोशन दिख रहे हो। अगर मैं x इज इक्वल टू इसमें 0 रखूं, इट मींस यू आर ऑब्जर्विंग पार्टिकल पोजीशन एट ओरिजिन, है ना। मैं x की वैल्यू मान लो कुछ रख दूं 1 मीटर, तो तुम इक्वेशन बताओगे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के। तो ये कौन से पार्टिकल की बात कर रहे हो? 1 मीटर दूर एक पार्टिकल को ही देख रहे हो केवल, दूसरा कोई पार्टिकल तुम्हें इस इक्वेशन में दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, ये बात समझ रहे हो? x इज इक्वल टू, अगर मैं तुम्हें ये इक्वेशन दे दूं इतनी, तो ये क्या है? कौन से पार्टिकल को देख रहे हो? कब देख रहे हो? हमेशा हमेशा के लिए बस उसी को देख रहे हो, एक ही पार्टिकल को देख रहे हो और हमेशा हमेशा उसी को देख रहे हो। ये
कहलाता है वीडियोग्राफ। वीडियोग्राफ ऑफ पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0। मतलब आपको इस पार्टिकल के एक एक मूवमेंट का पता है, हर समय उसकी जानकारी रखे हो आप। इस एक पार्टिकल को लगातार, ये क्वेश्चन रिप्रेजेंटिंग द वीडियो ऑफ द पार्टिकल एट ओरिजिन, आपको सब कुछ पता है उसके बारे में। आप चाहो तो उसकी वेलोसिटी बता दो dy/dt से, आप चाहो तो उसका एक्सेलरेशन बता दो दोबारा डिफरेंशिएट करके, आप चाहो तो उसका मास कोई आपको दे दे तो मास इनटू एक्सेलरेशन से फोर्स बता दो। आप उस पार्टिकल के पल पल की खबर रखे हो, मतलब यू आर वॉचिंग अ सिंगल पार्टिकल। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दैट यू आर वॉचिंग अ सिंगल पार्टिकल, ओरिजिन वाले पार्टिकल पर तुम उस पर नजर रख लो। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं? ठीक है, मैं ऐसे फिर से बात करूंगा, फिर से बात करूं। मैंने कहा मेरे पास वेव की इक्वेशन दी गई थी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई नॉट। ऐसे भी लिख सकते हैं क्या हम इसको? हो सकती है इक्वेशन, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? हो सकती है। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, मैं t इज इक्वल टू 0 रख रहा हूं, तो t की वैल्यू जब मैं 0 रखूंगा तो मेरी इक्वेशन में मॉडिफिकेशन हो जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगी के एक्स प्लस फाई नॉट। ये इक्वेशन क्या बता रही है? किसे देख रहे हो? हैं? किसे देख रहे हो? सबको देख रहे हो। और एवरी एक्स यू नो द वैल्यू ऑफ वाई, लेकिन किसी एक पल में देख रहे हो। वो पल है t इज इक्वल टू 0 पर। जैसे मैं तुम्हारी किसी मूवमेंट पर फोटो खींच लूं तो कौन कहां पर है उस मूवमेंट का मुझे पता है, लेकिन उसके बाद कौन कहां होगा मुझे नहीं पता है ना? तो अगर मैंने किसी मूवमेंट पर चीजें कैप्चर करी हैं तो मैं ईच एंड एवरी पर्सन यहां पर जो भी है हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वाई की वैल्यू बता दूंगा, लेकिन केवल इस पल में। इसके अगले पल का मुझे कोई खबर नहीं। समझ रहे हो? मतलब रस्सी का हर पार्टिकल इस समय कहां था, थोड़ा ऊपर था कि मीन पर था कि थोड़ा नीचे था, मुझे एक एक पार्टिकल दिख रहा है, लेकिन बस एक पल के लिए दिख रहा है। तो यू आर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ऑब्जर्विंग अ फोटोग्राफ, है ना? क्या है ये फोटोग्राफ ऑफ स्ट्रिंग, पूरी रस्सी की फोटोग्राफ है। पूरी रस्सी का हर पार्टिकल आपको पता है कि कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन मीन पोजीशन पर है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन किधर जा रहा है और कब कौन अगले समय कौन कहां होगा, है ना? ये बात समझ रहे हो? ठीक है, मैं आगे चलूं? चलें? चलो ठीक है। एक पल मुझे दिया गया, t इज इक्वल टू 0। इस पल पर मुझे रस्सी की इक्वेशन दे दी गई, y इज इक्वल टू a साइन के एक्स। तो मुझे बताओ रस्सी मुझे कैसी दिखेगी? तो तुम कहोगे ग्राफ बना लो। ये ग्राफ किसका है? रस्सी का ही तो है। तो तुमने कहा यार ये अगर तुम y एक्सिस x एक्सिस बना लो तो तुम मुझे रस्सी का ग्राफ बना के दे सकते हो। तुम कहोगे देखो रस्सी बना लो, रस्सी कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी, ऐसी कुछ रस्सी होगी। ठीक है, अरे ऐसी ही तो होगी। ये रस्सी कुछ ऐसी देखिए कि बड़ी सी रस्सी होगी। रस्सी दिख रही है सबको? ये कौन है? स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग है। अरे यार, अभी कहां से हो गया टाइम? वो घड़ी रुकी है क्या? घंटी बज गई? घंटी नहीं बजी? बस बस बस। हाँ हाँ हाँ। सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनना, बहुत बहुत अच्छे से समझना। तुम्हें एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लो। अभी मुझे ये बता दिया गया कि ये वेव है, रस्सी में वेव है, रस्सी तुम्हें अभी ऐसी दिख रही है, साइन का ग्राफ तुम सबको बनाना आता है, और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं इसमें ऐड कर रहा हूं कि वेव इधर जा रही है।
ये वेव के डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के बारे में बात कर दी गई है कि वेव किस दिशा में जा रही है, प्लस एक्स दिशा में वेव जा रही है। ठीक है, अब तुम्हारे पास ये रस्सी दिख रही है, वेव किधर जा रही है, इधर जा रही है। मैंने कहा अच्छा ये यहां पर एक पार्टिकल है, इस पर निशान लगा देता हूं। ये एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का नाम बता दो, कुछ रख ले, 1 2 3 4 में से कुछ रख ले। एक पसंद आ गया लोगों को, ये देखो एक रख दिया। यहां पर एक पार्टिकल है 2, यहां पर एक पार्टिकल है 3, यहां पर एक पार्टिकल है 4, यहां पर एक पार्टिकल है 5। मैंने कहा बताओ ये 1 वाला पार्टिकल अगले मूवमेंट किधर होगा, ऊपर या नीचे? नीचे होगा, नीचे होगा, नीचे होगा। क्यों होगा नीचे? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से मुझे बोल, ये वेव किधर से आ रही है, इधर से, पक्का इधर से आ रही है, दिख रहा है आपको? वेव किधर से आ रही, इधर से। ठीक है, अभी इस पार्टिकल का अपने इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट सबको दिख रहा है भाई, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट अगले पल इसका नहीं रहेगा। किसको दे देगा ये? अपने आगे वाले को। और इसके पीछे वाले का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसको मिलने वाला है। अरे मिलेगा कि नहीं? तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट y से थोड़ा कम होने वाला है, मतलब तो ये पार्टिकल किधर जाएगा? जाना ही पड़ेगा इसको। अरे भाई वेव का कॉन्सेप्ट ही है कि आज जो मेरा है, लेकिन ध्यान रखना कभी कभी वेव इधर से आ रही होती है, उसे बोलते हैं उल्टी गंगा बह रही है। तो बोले यहां से आ रही, बोले अच्छा ले आओ, समझ गए? तो अभी ये पार्टिकल किधर जा रहा है? तो अगर कोई कहे इसकी वेलोसिटी तो आप कहोगे नहीं, इसके बारे में बताओ। तो आपको देखना है कि वेव इधर जा रही है, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट इसको मिलने वाला है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये पार्टिकल को यहां आना पड़ेगा, इसका मतलब ये ऊपर जा रहा है। अरे जा रहा है यार। मैंने कहा ठीक ठीक यहां पर एक पार्टिकल है, ठीक यहां पर, इसके बारे में बताओ। इसने अपने पड़ोसी की तरफ देखा, बोला यार ये तो सेम लेवल पर है भाई, ये तो सेम लेवल पर है, तो मेरे को तो कुछ जो था वही मिल गया। अरे इसका पड़ोसी एकदम सेम लेवल पर है, ये तीनों सेम लेवल पर है, एकदम सेम लेवल पर। तो ये न नीचे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी 0 है। ये किधर जा रहा है? पक्का इसकी वेलोसिटी ऊपर है। ये किधर जा रहा है? अरे सही यार, ये नीचे जा रहा है। ये किधर जा रहा है? अरे सही, पक्का दिख रहा है तुम लोगों को? तो मतलब तुम सारे पार्टिकल की वेलोसिटी भी बता सकते हो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये ऊपर जितने पार्टिकल हैं इन सब का एक्सेलरेशन नीचे है, ये नीचे जितने पार्टिकल हैं इन सब का एक्सेलरेशन ऊपर है। ऐसे थोड़ी चलता है यार, ऐसा होता है क्या? अरे फालतू की बात कर रहे हो तुम। देखना देखना, सुनना सुनना, मैं विजुलाइज कराऊंगा। ये पार्टिकल किधर जा रहा है? अभी एसएचएम करते हैं हर पार्टिकल, ये पार्टिकल कौन से फेज में है, 1 2 3 या 4? 1 में नहीं है भाई, 1 में ऊपर जाता है। कौन से में है? सेकंड फेज में, मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, स्पीड बढ़ रही होगी, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। अरे यार ये इस फेज में है, यहां पर है ये पार्टिकल पहला वाला, तो किधर जा रहा है? पक्का जा रहा है नीचे। स्पीड बढ़ रही है घट रही है? मीन पोजीशन पर मैक्सिमम स्पीड होती है, इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगी, इसकी वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है। ठीक है, इस वाले पार्टिकल के बारे में बताओ कौन सा फेज है, 1 2 3 4? 1। तुम कहोगे देखो दूसरे पार्टिकल को अगर देखोगे तो दूसरा पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, यहां है और दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, स्पीड घट रही है कि बढ़ रही है? घट रही है, तो ए नीचे होगा भैया, समझ गए? तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। हेलो, इसके बारे में बताओ, बढ़ रही है कि घट रही है? अरे मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है ना, कौन से फेज में है ये? ऐसे ये वाला है, ये चौथा वाला है, चौथा वाला, चौथे में इधर जा रहा है। ये कौन से फेज में है? थर्ड वाले केस में, ऑसिलेशन के तीसरे हिस्से में।
यहाँ है, ये नीचे जा रहा है। खैर तुम लोग समझ गए होगे। चलो फिर मिलते हैं। बस आ गया 2 मिनट।